हेलो बच्चों। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि रैंकर्स एडुकेयर की तरफ से हम लोग ने यूपी बोर्ड की क्लासेस ऑनलाइन रखी हैं, जिसमें आज हमारा पहला क्लास है सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग ठोस अवस्था बोलते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और आज के पहले लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ठोस अवस्था, आप सबने पहले ही पढ़ रखा है कि जो हमारा मैटर है या द्रव्य है उसको तीन भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड की आज हम लोग बात करेंगे। सॉलिड में उनका शेप कैसा होगा। सॉलिड की इन जनरल प्रॉपर्टीज तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। अब जब प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि सॉलिड का जो मास होता है वो हैवी होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है और इनका फिक्स्ड शेप होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड की तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपके आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो जब कभी भी हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले परिचय हम लोग जान जाएं। इनके परिचय के बारे में जब हम लोग समझते हैं तो आप सबको पता है कि जो द्रव्य है जो हमारा द्रव्य है वो ये द्रव्य है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें से तीन भौतिक अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं द्रव्य। द्रव्य को ही हम लोग बोलते हैं मैटर। अगर हम बात करते हैं मैटर की तो हम लोग को जो ये चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग का जो फर्स्ट मैटर है, फर्स्ट द्रव्य है, वो हमारा है सॉलिड। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा बताया गया कि द्रव्य के तीन फेजेस है, ठोस, द्रव और गैस। और इनके जो भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म कण हो सकते हैं जैसा कि अभी हमने बताया आपको, या परमाणु हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या अणुद्ध हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास हो या इनके छोटे छोटे कण दूर दूर हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैस में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में जो इनके छोटे छोटे कण होते हैं वो थोड़ा पास होते हैं। जबकि हम बात करते हैं इनके सॉलिड की, मतलब ठोस अवस्था की, तो उसमें जो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, वो बिल्कुल पास होते हैं, जिनके कारण हम इनका फिक्स्ड शेप देख सकते हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में मूलभूत अंतर इनके कणों की स्थिति, ऊर्जा या इनके अंतर के कारण इनको डिफरेंशिएट किया गया है, इनको बांटा गया है। ठीक है। और अब हम बात करें इनके, ये देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, सार्वभौमिक विपरीत प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होती हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि हमारा जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इनके जो शेप होंगे, इनके जो आकार होंगे, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट हुआ है, वह इनके भौतिक अवस्थाओं पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे हो गया, इनमें पारस्परिक आकर्षण होता है। पारस्परिक आकर्षण को बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। जब कभी भी दो छोटे छोटे कण पास में आएंगे तो उनको बीच में पारस्परिक आकर्षण होगा। ठीक है। उसके बाद इनमें एक दूसरे से बचकर भागने की प्रवृत्ति यानी एस्केप्ड टेंडेंसी होती है। मतलब अगर छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, तो इनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है कि अपने सरफेस को या अपने छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने जो नजदीक वाले पार्टिकल हैं उनसे दूर जा सके। ऐसा होता है ठोस में। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ठोस अवस्था।
आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला द्रव्य का जो पहला अवस्था है उसे बोलते हैं ठोस अवस्था, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ठोस पदार्थों के लक्षण असंपिंडता, जिसको बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, ये सब के सब प्रॉपर्टीज हैं, इनकी विशेषताएं हैं। मतलब अगर ठोस होगा तो उसे हम लोग आसानी से प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। दृढ़ता होता है रिजिडिटी, मतलब इनके जो हैवी मास होने के कारण इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये दृढ़ होते हैं, रिजिडिटी होते हैं। और यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इनके मास ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि इनके अंदर खुद की प्रॉपर्टी, खुद के अंदर स्ट्रेंथ होगा, इन्हें हटाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ठोस पदार्थ के अणु, परमाणु और आयंस, हम जब भी बात करेंगे तो इनके एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, या इनके आयंस की बात करते हैं। तो आयन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि आयंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। अब हम देखें यहाँ पे कि अगर ठोस पदार्थों की अगर हम लोग बात करें तो इनका निश्चित आयतन होता है, आकृति होती है, और मंद विसरण। ये विसरण क्या होता है, वही जब अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्केप, इनके पार्टिकल्स अगर छोटे छोटे होते हैं, अगर दूर दूर होंगे तो आसानी से ये रैंडमली मूव कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। जब पास पास होते हैं तो क्या होगा कि इनका निश्चित शेप होगा, आकार होगा, सब कुछ होगा, तो ये आसानी से अपने जगह को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यून वाष्प दाब और दृढ़ होने का अद्भुत गुणधर्म होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टियां हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस के बारे में। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कि इनके अंदर ऐसे ठोस पदार्थों को वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठोस, आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होगा आपका ट्रू सॉलिड और एक होता है स्यूडो सॉलिड। तो बच्चों ट्रू सॉलिड क्या होते हैं, तो ट्रू सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जहां पर इनके ये सारी प्रॉपर्टियां पाई जाएं, ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग ट्रू सॉलिड बोलेंगे या वास्तविक ठोस बोलेंगे। जबकि अभी आगे आप लोग पढ़ोगे स्यूडो सॉलिड। ये देखिए स्यूडो सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड। तो स्यूडो सॉलिड जैसे क्या होता है कि उनको टेम्परेचर देने पर वो क्या होते हैं, वो पिघल जाते हैं। तो पिघल जाते हैं मतलब उनके शेप, आकार चेंज हो जाते हैं। देखने में तो लगेंगे ये ठोस हैं, लेकिन जैसे उनको टेम्परेचर दिया जाता है एनवायरनमेंट के कारण, वो अपने शेप को चेंज कर देते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे स्यूडो सॉलिड या झूठा, या उसी को हम लोग बोलेंगे स्यूडो सॉलिड। ठीक है, छद्म ठोस पदार्थ के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, तो देखेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये हमारा एक आयंस है जिसमें सोडियम क्लोराइड में Na प्लस और Cl माइनस, ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है। तो जब दो यहाँ पे पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो जब इस तरीके से यहाँ पे आयंस का अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों पास में आएंगे और यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, वह NaCl हो या हमारा शर्करा हो, सल्फर हो इत्यादि जैसे कुछ ठोस पदार्थों में न केवल दृढ़ता और असंपिंडता के गुण होते हैं, बल्कि उनके विशिष्ट ज्यामितीय स्वरूप, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी होते हैं। इसका मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में होता है, शर्करा यानी शुगर की बात करते हैं हम लोग, और सल्फर, ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। और कौन से सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। तो इनके जो सॉलिड होते हैं इनके फिक्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं, शेप होते हैं। उसके बाद इन्हें क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, जिनके फिक्स शेप, आकार, ये सारी चीजें पाई जाएं उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इनमें पूरे क्रिस्टल्स में जो कण होते हैं, कण कौन कौन से हो सकते हैं, वही पुराने परमाणु हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। तो इनका निश्चित विन्यास, संपूर्ण त्रिआयामी जालक,
मतलब कि अगर जब इनके जब परमाणु हो गए, आयंस हो गए या अणु हो गए, जब ये लोग पास में मिलते हैं तो एक निश्चित आकार बनाते हैं। तो जिस तरीके से इनके आकार बनते हैं, उन्हीं आकार को हम लोग बोलते हैं त्रिविम जालक, या इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्यों स्पेस लैटिस बोलते हैं? क्योंकि जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जब हम किसी घन की बात करते हैं, किसी क्यूब की बात करते हैं, तो वहां पे बातें आती हैं कि एटम को कहां पे रखा जाए। ठीक है, तो एटम को कहां पे रखा जाए? तो एटम के लिए बहुत सारे प्लेसेस रखे गए हैं, फिक्स्ड प्लेस रखा गया है। जैसे अगर हम किसी घन की बात करें ये हमारा हो गया क्यूब। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉर्नर है, यहाँ पे एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे हो सकते हैं। अभी आप लोग इनके पढ़ोगे, फलक पढ़ोगे या पढ़ोगे फेस, तो इनके फेस पर भी एटम रखे जा सकते हैं, या फेस को न रखकर इनके बॉडी के बीचों बीच यानी मध्य में रखेंगे, इनके सेंटर पर रखेंगे। तो जहां जहां पर हम एटम रख सकते हैं या इनके एज के सेंटर पर रखेंगे, तो ये एक अलग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। तो जब बनाएंगे तो एटम की सारी पॉसिबिलिटियां इस स्पेस में रखी जाती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, दूसरे ठोस पदार्थ जैसे हो गया कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये भी सॉलिड हैं, बट इनको प्रेस करने के बाद ये लोग आसानी से प्रेस हो जाते हैं। तो कह रहा है कि एक सीमा तक दृढ़ता और असंपंडिता रहती है, किंतु उनके निश्चित ज्यामितीय रूप या दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है। मतलब ज्यादा देर तक इन्हें एक दृढ़ अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो और इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस या एमार्फस सॉलिड कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ सकते हो कि जो रबर है अपना, रबर एक निश्चित अवस्था तक आप उसको दृढ़ में देख सकते हो, लेकिन जैसे ही उसे प्रेस करोगे काफी टाइम तक, तो प्रेस हो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझे कि हमारा जो ठोस अवस्था है, उनके मैटर के 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इन सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग आज सॉलिड पढ़े हैं। तो सॉलिड में हम लोग क्या क्या विशेषताएं इनकी है, या सॉलिड में इनके विशेषताओं में क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, और सॉलिड में आप लोग पढ़ें कि वास्तविक सॉलिड क्या है और छद्म सॉलिड क्या होता है। फिर आगे आप लोग पढ़े कि जो हमारा ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड था, उसके बाद आपने पढ़ा कि ये जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हमारा क्या है एमार्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये सारे एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब अणु हो गए, इन सब का सब कुछ फिक्स होता है। जबकि बात करते हैं हम लोग इनके एमार्फस सॉलिड की, तो एमार्फस सॉलिड में जैसे हो गया आपका रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये एक निश्चित फेज तक या निश्चित अवस्था तक बच्चों इनके जो दृढ़ता की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती हैं, वो फिक्स होती हैं। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये अपने शेप को चेंज कर सकती हैं अगर उन पे बाहरी आघात पड़े तो। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि हमारा ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ अभी हमने पढ़ा है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्या है, अभिलाक्षणिक ज्यामिति। अभिलाक्षणिक ज्यामिति क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके पदार्थ में वही पुराना कण, परमाणु, आयंस या अणु निश्चित और व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, अतः इनकी ज्यामिति अभिलाक्षणिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की अभिलाक्षणिक ज्यामिति नहीं होती है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि इनके जो एटम्स होते हैं, जैसे हमको क्या करना है कि अगर मान लीजिए घर बनाने हैं, तो अगर हमें पता है कि ईंट लगेंगे, ठीक है, इनमें बालू लगेंगे या अलग अलग पदार्थ जो कि मटेरियल जरूरत है इस घर को बनाने में, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल जो भी चाहिए उसको बनाने में, घर को बनाने में, उसमें जो जो कंटेंट चाहिए, जो जो मटेरियल चाहिए, अगर उन मटेरियल का सही तरीके से एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर उन्हें रख लिया जाए, पहले से ही मेथड उसका डिजाइन कर दिया जाए, तो उससे बनने वाला जो घर होगा वह बेहतर बनेगा। अगर बिना मेथड का, बिना निश्चित मात्रा में सोचे समझे, अगर उनका जो कंटेंट है बिना सोचे समझे अगर बनाए जाए, तो हमारा सही से घर बन नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्रिस्टलीय और
अक्रिस्टलीय की बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय क्या होता है? क्रिस्टलीय में हमारे जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, उन्हीं से हमारा घर बना है। हमारा घर क्या है यहाँ पे? सॉलिड। सॉलिड का नाम क्या है? क्यूबिक, या उसी को हम लोग घन बोलते हैं। ठीक है, तो कण, परमाणु, आयंस या अणु ये निश्चित और व्यवस्थित ढंग से अगर रहते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और अगर निश्चित रूप से नहीं होते हैं तो इसे बोलते हैं अक्रिस्टलाइन। ठीक, अगला इनके गलनांक की बात करते हैं। गलनांक मतलब होता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो समझे हम लोग। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक निश्चित गलनांक होता है। बच्चों गलनांक क्या होता है? वो अवस्था, सॉलिड की वो अवस्था जहां पे वह पिघलना शुरू हो जाता है, वही उसका गलनांक होता है। अर्थात ये निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सॉलिड है, तो अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है जो 120 डिग्री पे वो पिघलना चाहता है, तो आप क्या करोगे कि पहले 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 110, 119 डिग्री तक आप टेम्परेचर देते हो, हीट करते हो, वह पिघलेगा नहीं जब तक कि उसको उसके एक्चुअल या रियल या वास्तविक टेम्परेचर पर, तापमान पर न उसको फिक्स टेम्परेचर दिया जाए। जैसे अगर 120 डिग्री टेम्परेचर पे कोई अगर मैटर है, कोई अगर मटेरियल है, उसे जरूरत है कि 120 डिग्री अगर चाहिए तभी वह पिघलेगा, तो आपको 119 देने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको 120 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा जहां पे उस सॉलिड को लिक्विड में पिघलाया जा सके। वही हमारा गलनांक होता है। तो जो क्रिस्टलीय होते हैं उन्हें फिक्स टेम्परेचर चाहिए। जो हमारे क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन्हें हमें फिक्स टेम्परेचर चाहिए। क्या करने के लिए? उनको उनका गलनांक पॉइंट बताने के लिए, ताकि वह द्रव में चेंज हो जाए। इसके विपरीत में आप लोग समझ सकते हो, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। वह कभी भी अपने आप को पिघलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि कांच को जब गर्म करते हैं वह मुलायम होकर द्रवित हो जाता है। ठीक है, यह एकाएक द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को सभी तापमानों पर द्रव माना जाता है। तो इसलिए अक्रिस्टलीय के लिए किसी भी, यहां लिखा हुआ है किसी भी तापमान पर, ठीक है, मतलब कोई भी तापमान रहे, वो हमेशा अपना शेप चेंज करते रहते हैं। शेप चेंज करने का मतलब है अगर वह पिघल जाएंगे तो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं, किसी न किसी टेम्परेचर पे, जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी आप टेम्परेचर दे सकते हो, उस पे वो अपना शेप चेंज करेंगे, मतलब वह द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो उस हिसाब से वह सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन ठोस पदार्थों में आप 2 पॉइंट का अंतर समझ चुके होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखोगे शीतलन वक्र, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व होता क्या है? अक्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ सरल शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा देखिए है कूलिंग कर्व ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड, कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ सरल शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ सरल शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं। अक्रिस्टलीय, जबकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के शीतलन वक्र में 2 खंडन बिंदु होते हैं, जैसे ए और बी। इन बिंदुओं से क्रिस्टलन क्रिया का आरंभ और अंत ज्ञात होता है। ये हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप यहाँ पे देख रहे होगे एक पॉइंट है, ये हमारा ए है। एक निश्चित फेज तक ये क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ से अगर सपोज करिए कि टेम्परेचर हमारा ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस पे है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे आया, एक निश्चित फेज तक ये क्या हो रहा है, लगातार यह एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ तक तो आया, फिर अचानक से यह ए से सी, फिर सी से ये वाला पॉइंट, यहां से ये पहला वाला पॉइंट यहां से यहां तक आया, फिर थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये जो हमारा सी वाला पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेट सुपर कूल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। और यहां के बाद यह फिर से वापस से बी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है। तो मतलब यहाँ पे एक स्टेज ये हो गया और दूसरा स्टेज ये होता है। यह सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारा एक पॉइंट यहाँ से ए से सी की तरफ और फिर बी की तरफ जाएगा, मतलब इसमें 2 कॉरिडोर से जाएंगे। जबकि हम बात करेंगे बच्चों एमार्फस सॉलिड की, तो एमार्फस सॉलिड में टाइम तो बढ़ेगा ही, उसके साथ टेम्परेचर, मतलब यह हाइपरबोला बनेगा कर्व। हाइपरबोला कर्व मतलब कि अगर ये टेम्परेचर घट रहा है लगातार, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, ये हाइपरबोला वाला केस होगा। यह एक रेगुलर इंटरवल में घटता जा रहा टेम्परेचर घटाने पे, ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा ही, टेम्परेचर हम लगातार घटा रहे हैं, और जैसे टेम्परेचर घटा रहे हैं ये क्या हो रहा है कि हमारा लगातार जो एमार्फस सॉलिड है उसका जो ग्राफ है वह वाई एक्सिस से घटते हुए एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा शीतलन वक्र में देखा जाता है, कूलिंग कर्व इसको बोलते हैं। अगला प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर का जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वह है समदैशिकता और विषमदैशिकता। ठीक है, समदैशिकता और विषमदैशिकता मतलब आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों से भिन्न होते हैं तथा बहुत से गुणों में द्रव से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके लिए अभी इसके पहले आपने बहुत सारी प्रॉपर्टियां पढ़ी, सभी जितने भी प्रॉपर्टियां आपने पढ़ा है वह क्रिस्टलाइन से अलग थे। तो बच्चों यहाँ पे आपने पढ़ा कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों से भिन्न होते हैं तथा बहुत से गुणों में द्रव से मिलते जुलते हैं। मतलब देखा जाए तो वास्तव में वो ठोस है ही नहीं, बस किसी तरीके से ठोस में उनको रख दिया गया है, ठोस की बातें नहीं मान रहे हैं, वो जितनी प्रॉपर्टियां एक्चुअल में होती हैं वो सारे मान नहीं रहे हैं। फिर क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के जो गुणधर्म होते हैं, जैसे वैद्युत चालकता, आप लोग पढ़े होंगे गुड कंडक्टर, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो गुड कंडक्टर की होती है। तापीय चालकता टेम्परेचर के लिए, और यांत्रिक शक्ति अपवर्तनांक और तापीय प्रसार का गुणांक आदि सभी दिशाओं में एक जैसे होते हैं। ठीक है, सभी दिशाओं में एक जैसे होते हैं। ठीक है, हम समझ गए कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के गुणधर्म जैसे ये सारी प्रॉपर्टियां एक जैसे होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ को समदैशिक आइसोट्रॉपिक कहते हैं। गैसें और द्रव भी समदैशिक होते हैं। समदैशिक मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। ठीक है, दूसरी ओर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में ये गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक या एनाइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो अगर हम समझे कि वास्तव में ये जो हमारा समदैशिक या इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो आप बोलोगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां जो कि वो प्रॉपर्टी किसमें पाया जा रहा है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला है बच्चों वैद्युत चालकता, तापीय चालकता, यांत्रिक शक्ति, अपवर्तनांक और तापीय प्रसार का गुणांक। ये सभी दिशाओं में, मतलब कभी भी ये रैंडमली मोशन कर सकती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की, तो गैसें और द्रव भी समदैशिक। अच्छा, ये द्रव के लिए था, सॉलिड के लिए था। अब हमारा गैस और द्रव भी समदैशिक होती हैं, ये आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि जो द्रव होती हैं, जो द्रव अवस्थाएं होती हैं और जो गैस अवस्थाएं होती हैं, तो द्रव अवस्थाएं और गैस अवस्थाएं, इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं वह इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, इन कंपैरिजन टू द ठोस थोड़े थोड़े दूर होते हैं। सॉलिड में यानी ठोस में बिल्कुल पास होते हैं, चिपके रहते हैं। उनसे थोड़ी दूर अगर बढ़ाया जाए तो वो लिक्विड अवस्था में हो जाते हैं, उनसे और थोड़ी दूर अगर बढ़ाई जाए तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। गैस में उनके पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं। तो इसलिए जब हम सॉलिड में कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जब इनमें पाई जाती हैं तो द्रव और गैसों में तो पाई जाती हैं, वो भी हमारा आइसोट्रॉपिक में आता है, या उसी बोलते हैं समदैशिक। समदैशिक सारे दिशाओं में मूव कर सकती हैं। समदैशिक आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ठोस पदार्थों को समदैशिक आइसोट्रॉपिक कहते हैं। गैसें और द्रव भी समदैशिक होती हैं। दूसरी ओर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में ये गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में
भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक या एनाइसोट्रॉपिक कहलाती है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका ये पांचवा पॉइंट। पांचवा है कर्तन। कर्तन मतलब कटिंग होता है। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि सोडियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सोडियम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, इनको कट करने पर इनके सरफेसेस बहुत स्मूथ होते हैं। तो हम लोग भी तो सॉलिड की बात कर रहे हैं, सोडियम सॉलिड होता है। तो होता क्या है कि ये जो कटने की जो क्षमता है, ये कर्तन यानी कटिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन है तो उनकी बात करते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं साफ विदलन यानी क्लीन क्लीवेज देते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यानी चाकू से तेज धार से काटने पे या तेज धार के औजार से काटने पर यह संखा विभंग यानी कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर के कारण अनियमित काट देते हैं। मतलब इनके जो सरफेस होते हैं, इनके जो सतह होते हैं वह काफी खुरदुरे होते हैं, इसलिए जब कभी भी इनको काटेंगे तो यह इनके जो सरफेस होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि इनको तेज धार चाकू से कट करने पर इनके जो सरफेस होते हैं या सतह होते हैं वह बिल्कुल स्मूथ होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अवस्था की। तो बच्चों जब हम लोग जान चुके हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड में एमॉर्फस सारे गुणधर्मों का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आगे जो भी हम बात करेंगे वो ट्रू सॉलिड की बात करेंगे या क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। आगे हमारे पास स्यूडो सॉलिड हो गया या फिर एमॉर्फस सॉलिड जैसी बातें नहीं होंगी। तो इसलिए अब हम लोग जो भी बातें पढ़ेंगे वो सभी के सभी जितने भी सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, जितने भी सॉलिड के गुणधर्म होते हैं, उन सब का पालन करने वाला यही हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अब से हम लोग जो भी बातें करेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, यही हमारे ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन स्टेट। तो क्रिस्टल्स एक ठोस पदार्थ होता है जिसमें परमाणु हो गया, आयंस हो गया या अणुओं की एक निश्चित अवस्था तीनों दिशाओं में बारंबार दोहराई जाती है। तो बच्चों जितनी भी प्रॉपर्टियां हम इसके पहले पढ़े हैं वो सारी प्रॉपर्टियां इसी क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनके सब गुणधर्म जितने भी हम लोग पढ़े हैं वो सारा कुछ इसी क्रिस्टलाइन में ही पाया जाएगा। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त अधिकांश ठोस पदार्थों में निश्चित क्रिस्टलाइन आकृति होती है, हम लोग को पता है पहले से ही, जिन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है। इनका आकार बड़ा होता है क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बनते हैं, इसलिए कणों को क्रिस्टलीय संरचना में उचित स्थान पर प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिल जाता है। सही बात है। जब इनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, एक निश्चित आकार के होते हैं, निश्चित शेप के होते हैं, तो फिर क्या होता है इनके संरचना, इनका आकार बनाने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। बच्चों कुछ क्रिस्टलीय ठोस इतने छोटे होते हैं कि अक्रिस्टलीय लगते हैं, और जब यह पार्टिकल के रूप में होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे सॉलिड, बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बहुत मतलब इतने छोटे होते हैं कि उनको बाहर से दूर से देखा नहीं जा सकता है। जब देखा नहीं जा सकता है तो वही वाली प्रॉपर्टी फॉलो करने लगी जैसा अक्रिस्टलाइन वाला था। क्यों? क्योंकि उनके सामान्य जो गुणधर्म थे वह क्रिस्टलाइन से मैच नहीं करते थे। तो जब वो सारी प्रॉपर्टियां, जब वो छोटे पार्टिकल्स के हो गए, क्रिस्टलाइन है लेकिन उनकी प्रॉपर्टियां बहुत छोटी हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो उनके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया जा सकता है। जब नहीं किया सकता है तो वो और जो अक्रिस्टलाइन था जिसको हम लोग अब नहीं पढ़ रहे हैं उनके में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो छोटे पार्टिकल्स हैं वह लगभग हम मान लेते हैं कि वह अक्रिस्टलीय की तरह बिहेव कर रहा है, किंतु शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें भी निश्चित क्रिस्टलीय आकृति दिखलाई देती है। अब हम बात करेंगे कि हाँ, अगर हाई माइक्रोस्कोपिक वाले अगर हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो वहां पे हमको पता चलेगा कि नहीं, यह अक्रिस्टलीय की तरह बिहेव नहीं करता है, क्योंकि नेकेड आई से तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो अक्रिस्टलीय की जैसे लगते हैं ये, क्योंकि इनके बारे में सामान्य गुणधर्म नहीं बता पा रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास भाई सिंपल माइक्रोस्कोपिक है, उससे अगर हम हाई पावर की इंटेंसिटी वाले माइक्रोस्कोप को अगर यूज करते हैं तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल जो आंख से नहीं दिख रहे थे उससे हमको आसानी से दिखने लगते हैं। और जब दिखने लगेंगे तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई, अब हमारे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में रखे गए हैं। छोटे पार्टिकल्स हो तो क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सारे गुणधर्म का पालन कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, ऐसे ठोस पदार्थों को सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहेंगे। कौन? जिनके आकार बहुत छोटे छोटे हैं और उनको रखा गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उन्हें अलग से नाम देंगे कि सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई थिंक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों कि क्रिस्टलाइन अवस्था या क्रिस्टलीय अवस्था क्या होता है। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार किसी क्रिस्टल की क्रिस्टलता मतलब क्रिस्टलाइनिटी की परिभाषा द्रव्य की एक दशा के रूप में की जा सकती है जो आकाश में अपने घटक, आकाश मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो? आकाश का मतलब स्पेस हो गया, खाली जगह हो गया। ठीक है, अपने घटक, फिर से वही आ गया, कौन कौन से घटक हैं? परमाणु हो गया बच्चों, आयन हो गया या अणु हो गया, कि एक व्यवस्थित या ससंजक कोहेसिव त्रिआयामी व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। मतलब सबसे पहले तो हमारे पास एटम होने चाहिए, एटम पार्टिकल्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए या आयंस होने चाहिए। उनको अगर हम 3D स्पेस में रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग त्रिविमीय स्पेस में रख रहे हैं तो आसानी से अब हम रख सकते हैं कि कौन से एटम को, कौन से पार्टिकल्स को कहाँ पे रखा जा सकता है और उनके शेप भी फिक्स होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस त्रिआयामी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या आकाश जालक कहते हैं। बहुत अच्छी बात। क्रिस्टल जालक या में कणों के द्वारा ग्रहित स्थान को जालक स्थल या लैटिस साइड कहते हैं या जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। जालक पृष्ठों सरफेसेस को क्रिस्टल का फलक फेस कहते हैं। मतलब ये क्या है कि अगर हम 3D स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये बच्चों हमारा क्या है? ये हमारा क्यूब है। इस क्यूब में हम देख रहे हैं कि एटम को आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं हम, हालांकि हम रख रहे हैं कॉर्नर पे। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब इसको हम इस साइड से भी देख सकते हैं, इस साइड से भी देख सकते हैं और इस साइड से भी देख सकते हैं। तो 3 डायमेंशन में जब हम लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, या हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ, ये तीन हमारे एंगल पर स्थित इनके साइड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों लैटिस साइट या क्रिस्टल जालक बोलते हैं या जालक स्थल बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा, आसान है, सिंपल सा बात मैंने आपको बताया कि लैटिस साइट क्या होता है। लैटिस साइट्स को हम लोग जालक स्थल भी बोलते हैं या आकाश जालक भी बोलते हैं, जिसमें 3 डायमेंशनल स्पेस होता है बच्चों। और 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोगों के पास एटम हो गए, आयंस हो गए, पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, उन सब का अरेंजमेंट हम लोग निश्चित फेज, निश्चित अवस्था में हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल की लघुत्तम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जैसे मान लीजिए ये पूरा जो हमारा ये जो कमरा है, ये जो हमारा रूम है, अगर इसको हम लोग मान लें कि ये क्यूब है, ठीक है, या बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। जैसे अगर हम बोलें कि जिस रूम में मैं हूं, यहाँ पे अगर बहुत सारे माचिस की तीलियां, माचिस के जो डिब्बे हैं, उनको ले आकर एक निश्चित अरेंजमेंट में रख दिया जाए, थोड़ा भी स्पेस न रखा जाए, इस पूरे घर में माचिस की जो डिब्बा है, छोटा वाला डिब्बा है जिसमें तीलियां रखी जाती हैं, उनका अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। ये माचिस का जो डिब्बा है, ठीक है बच्चों, ये माचिस का जो डिब्बा है, इस घर में एक फिक्स्ड रेगुलर ऑर्डर में रख दिया जाए और इस रूम में पूरा का पूरा माचिस के डिब्बे रख दिए जाए, थोड़ा भी स्पेस न रहे, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक माचिस का जो पैकेट है, एक माचिस का जो छोटी सी डिब्बी है, उसको निकाल लें इस पूरे रूम से। तो बच्चों जब इस रूम से निकालेंगे उस डिब्बे को, तो वो हमारा एक यूनिट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। मतलब जो यूनिट सेल है, बहुत सारे यूनिट सेल क्या है, बहुत सारे जो यूनिट सेल है वो क्या है, इसी घर में भरे हुए हैं। तो जो हमारा घर भरा हुआ है वो हमारा लैटिस साइट हो गया। ये हमारा
लैटिसाइट हो गया, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल जालक बोलेंगे। लेकिन इसमें जब छोटे छोटे माचिस की जो डिब्बियां हैं उनको रख दिया जाए तो उसमें से एक डिब्बी को खींच लिया जाए, तो वही जो खींचे हुए डिब्बी को, उसी डिब्बी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, लैटिस यूनिट सेल, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल, या बोलेंगे इसे एकक सेल, एक एकक सेल। ठीक है, तो देखिए क्या है डेफिनेशन, क्रिस्टल की लघुत्तम ज्यामिति, लघुत्तम मतलब क्या है, वही सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो हमारे पास डिब्बी है, माचिस की डिब्बी है, उसी को हम लोग लघुत्तम ज्यामिति बोल रहे हैं, स्थिति जिसका संपूर्ण क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल क्या है बच्चों, आकाश जालक। आकाश जालक क्या होता है, यही जो हमारा घर है, हमारे घर में ढेर सारे माचिस की डिब्बियां रखी गई हैं, ये पूरा भरा हुआ घर है, वो हमारा आकाश जालक या लैटिसाइट कहलाएगा। उसमें से एक माचिस की डिब्बी निकाल देंगे तो जो माचिस की डिब्बी है वही हमारा कहलाएगा क्या चीज, वही हमारा कहलाएगा एकक सेल, या उसी बोलते हैं यूनिट सेल। तो जिसको संपूर्ण क्रिस्टल बनाने में बारंबारिक इकाई रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वही बारंबार का मतलब वही बार बार यूनिट सेल, वही बार बार माचिस की डिब्बी, इस बार बार रिपीट करेंगे, बार बार इस घर में भरेंगे तो भरते भरते पूरा घर भर जाएगा। तो जो हमारा बारंबार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों एक एकक सेल, या इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों, अब हम क्रिस्टल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स न कहकर थोड़ा अच्छा कहें, क्या कहें बच्चों, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में हम ये बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टल्स में आपने पढ़ा है एमार्फस सॉलिड और दूसरा पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमार्फस सॉलिड में वो तो ट्रू सॉलिड है नहीं, तो स्यूडो सॉलिड है, तो बचा हमारा कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आगे भी स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे बच्चों, तो यद्यपि प्रकृति में प्राप्त सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करने का कोई अद्भुत तरीका नहीं है, तथापि संगठक परमाणुओं के रासायनिक बंधन के आधार पर उन्हें निम्न 4 महत्वपूर्ण प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब किस बेसिस पे, कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, या एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, या परमाणु, आयन और अणु का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है, उसी के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है। यही क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार का होता है, और वो कौन कौन से हैं बच्चों, तो पहला हमारा है आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है बच्चों, तो इनका निर्माण अत्यधिक विद्युत धनी आयनों, वैद्युत धनी कौन होता है बच्चों, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मेटल्स, वैद्युत धनी आयन और धनायोनोद्धम। ठीक है, धनायोनोद्धम तथा अत्यधिक विद्युत आयनों। ठीक है, मतलब अगर हम आपसे बात करें कि आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल की हम लोग बात करेंगे, तो आयनिक क्रिस्टल में या तो आपका धनायन होगा या तो आपका ऋणायन होगा। तो जो बच्चों धनायन है हमारा, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो Na+ और Cl-, ये हमारे धनायन और ये हमारे ऋणायन है। जब धनायन और ऋणायन को एक साथ मैच कराएंगे तो हमारा बन जाएगा NaCl। बच्चों जो NaCl बना है वही हमारा आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, वही हमारा आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। तो आयनिक क्रिस्टल्स हो चाहे आयनिक क्रिस्टल हम लोग बोले, वह आयन से ही मिलकर बने होते हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा जो अवयव है वो हमारा Na+, दूसरा Cl- है। Na पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम लोग कैटायन बोलते हैं, और Cl पे हमारा माइनस चार्ज होता है जिसे हम लोग अनायन या ऋणायन बोलते हैं। तो हमारा ये आयनिक क्रिस्टल होगा, जिसका एग्जांपल आसानी से हम लोग देख सकते हैं, NaCl देख लिए, MgCl2 देख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे आयनिक क्रिस्टल से आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बच्चों अगला हमारा है सह संयोजी क्रिस्टल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स। तो आप लोग समझ चुके हो कि पहले क्लास सिलेबस में पढ़ चुके हो कि जो हमारा संयोजक यानी कोवेलेंट जो बॉन्ड बनाते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग के कारण बनता है। जब मॉलिक्यूल्स पास में परस्पर पास में आते हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स होता है, ठीक है, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग करने के कारण वो हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनका निर्माण 2 परमाणु, देखिए आ गया, 2 परमाणुओं के बीच संयोजन
अच्छा, जो परमाणु संयोज करेंगे उनका फायदा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसमें तो आयनिक क्रिस्टल में होता है। यहाँ पे क्या होता है, लॉस या गेन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन सिर्फ साझा कर सकते हैं, किसी का फिक्स नहीं होता है। बोलता है तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दो और हम भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे और दोनों मिलकर एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, वही हमारा सहसंयोजी क्रिस्टल कहलाता है। तो इनके निर्माण में बच्चों दो परमाणुओं के बीच संयोजक इलेक्ट्रॉन्स के साझे, देखिए लिखा हुआ है साझे यानी शेयरिंग द्वारा होता है। फलस्वरूप एक संयोजी बंध, एक संयोजी का मतलब समझ रहे हैं, जिनकी बैलेंसी सिर्फ एक होती है, एक बॉन्ड बनाता है, या दो हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के, चूंकि चार बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, चार बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, या तो एक बॉन्ड बनाएंगे, या तो दो बॉन्ड बनाएंगे, या तो तीन बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के साझे शेयरिंग द्वारा होता है। फलस्वरूप एक संयोजी बंध बन जाता है। सहसंयोजी बंध दो या तीन आयामों में फैले होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो दो बॉन्ड बन सकते हैं या तो तीन बॉन्ड बन सकते हैं, चार बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, स्पेस में पॉसिबल ही नहीं है। एक्सिस पढ़ते हो आप लोग, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों कि सहसंयोजी बंध दो या तीन आयामों में फैले होते हैं। ये आयाम कुछ है नहीं, ये बताता है स्पेस को, बताता है 3D स्पेस। ठीक है, उसके बाद हीरा और ग्रेफाइट इस प्रकार के उत्तम उदाहरण हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हीरा और ग्रेफाइट, तो यहाँ पे हीरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा हीरा है, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और ग्रेफाइट में लेयरिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों क्रिस्टल के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा दो टाइप्स, और जो हमारा दो आगे का जो दो टाइप्स बचा हुआ है, दो प्रकार बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों,